कल्पना कीजिए एक 6000 टन की परमाणु पनडुब्बी जो बिना रिफ्यूलिंग के सालों तक चल सकती है, जो दुश्मन के सोनार से छुपी रहती है और जरूरत पड़ने पर पानी के अंदर से ही बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये भारत की असली समुद्री ताकत है। INS अरिगात यह एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। इसे मुख्य रूप से 7 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं। पहले हिस्से में पनडुब्बी का एक मुख्य भाग है जो पनडुब्बी के लिए आंखों का काम करता है। ये है सोनार। दूसरा हिस्सा टॉर्पेडो के लिए है, जहां टॉर्पेडो को रखा जाता है। पनडुब्बी में ऊपर की ओर उभरे हुए इस हिस्से को सेल कहा जाता है, जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइस लगे होते हैं। सेल पनडुब्बी का तीसरा हिस्सा है। सेल के ठीक नीचे चौथा हिस्सा है जो 3 मंजिलों में बटा हुआ है। यहीं पर नाविक सोते और खाना खाते हैं। चौथे हिस्से के ठीक पीछे बैलिस्टिक मिसाइलें रखी होती हैं और ये इस पनडुब्बी का 5वां हिस्सा है। 5वें हिस्से के ठीक पीछे इस पनडुब्बी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये पनडुब्बी का 6वां हिस्सा है। पनडुब्बी के सबसे आखिर में 7वां हिस्सा है, जिसमें टरबाइन और गियर होते हैं, जो इस प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़े होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये पनडुब्बी महीनों तक बिना रिफ्यूलिंग के पानी के अंदर रह सकती है, कैसे ये पानी के अंदर से मिसाइलों को दागती है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे ये पनडुब्बी पानी के नीचे जाती है और ऊपर आती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। यह भारत की अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है, जिसका निर्माण 2011 के आसपास शुरू हुआ था। 2017 में पहली बार इसे पानी में उतारा गया और 29 अगस्त 2024 को आधिकारिक रूप से इसे नौसेना में शामिल किया गया। यह SSBN श्रेणी की पनडुब्बी है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी पनडुब्बी जो अपने साथ बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकती है और परमाणु ऊर्जा पर चलती है। इस पनडुब्बी की लंबाई 111.6 मीटर या लगभग 366 फीट है, जो लगभग 4 बास्केटबॉल मैदान की लंबाई जितनी है। इसकी चौड़ाई 11 मीटर या लगभग 36 फीट है। आइए इसकी तुलना हम इंसान के शरीर से करके देखते हैं, ताकि हम कल्पना कर सकें कि पानी के नीचे इसका वास्तविक आकार कितना विशाल है। इसका वजन 6000 टन है, जो लगभग 30 बोइंग 747 विमानों के वजन के बराबर है। इसके भारी भरकम वजन को देखकर इसकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि यह पनडुब्बी समुद्र की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील या 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है और पानी के नीचे 24 समुद्री मील या 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकती है। यह पनडुब्बी समुद्र की गहराई में लगभग 300 से 400 मीटर या लगभग 980 से 1300 फीट गहराई में गोता लगा सकती है। इस पनडुब्बी की रेंज ईंधन के मामले में लगभग असीमित है, लेकिन इसे क्रू की जरूरतों, राशन और मेंटेनेंस के लिए समय समय पर बेस पर लौटना पड़ता है। यह पनडुब्बी एडवांस टेक्नोलॉजी के सोनार का उपयोग करती है। इससे पहले कि हम इस पनडुब्बी के सोनार के बारे में जानें, हमें पहले ये समझना होगा कि एक सामान्य सोनार कैसे काम करता है। सामान्य सोनार पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को भेजता है। ध्वनि की तरंगें पानी के अंदर लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड या 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, और जब ये तरंगें किसी वस्तु जैसे पनडुब्बी, जहाज या चट्टान आदि से टकराकर वापस लौटती हैं, तब सोनार रिसीवर उस लौटती हुई ध्वनि यानी एको को पकड़ता है। कंप्यूटर बेहद तेजी से लौटी हुई ध्वनि तरंगों को एनालाइज करता है और बताता है कि टारगेट कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है, उसकी स्पीड क्या है और टारगेट किस प्रकार का है। अभी जिस सामान्य सोनार के बारे में हमने जाना, इस प्रकार के सोनार को एक्टिव सोनार कहते हैं। INS अरिगात का सोनार 3 अलग अलग मोड में काम करता है: एक्टिव सोनार, पैसिव सोनार, इंटरसेप्शन सोनार। पैसिव सोनार में सोनार खुद कोई साउंड वेव नहीं भेजता, सिर्फ दुश्मन की आवाज सुनता है, जैसे इंजन की आवाज, प्रोपेलर की आवाज, और इसी के आधार पर दुश्मन की मौजूदगी का अनुमान लगाता है। इंटरसेप्शन सोनार में सोनार दुश्मन द्वारा भेजे जा रहे एक्टिव सोनार के साउंड वेव को पकड़ता है। सोनार सेक्शन के ठीक पीछे वाले एरिया में टॉर्पीडो रखी होती हैं। इस पनडुब्बी में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं और ये अपने साथ लगभग 30 टॉर्पीडो कैरी कर सकती है। आधिकारिक तौर पर इस बात की कहीं पर भी पुष्टि नहीं की गई है कि ये पनडुब्बी कौन से टॉर्पीडो का उपयोग करती है,
इसलिए हम एक सामान्य टॉर्पेडो की कार्यप्रणाली को समझेंगे। स्टेप नंबर 1, दबाव युक्त हवा को टॉर्पेडो ट्यूब के अंदर छोड़ा जाता है जो टॉर्पेडो को टारगेट की ओर धकेलती है। स्टेप नंबर 2, एक प्रोपेलर टॉर्पेडो को अधिकतम स्पीड पर लेकर जाता है। स्टेप नंबर 3, टॉर्पेडो एक ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से पनडुब्बी से जुड़ा होता है जिसकी मदद से टॉर्पेडो को रियल टाइम गाइडेंस दी जाती है। स्टेप नंबर 4, जैसे ही टॉर्पेडो अपने लक्ष्य के पास पहुंचता है ऑप्टिकल फाइबर केबल को काट दिया जाता है और टॉर्पेडो का अपना सोनार नेविगेशन को संभाल लेता है। स्टेप नंबर 5, यदि टॉर्पेडो लक्ष्य चूक जाता है तो वापस घूमकर अपने लक्ष्य का पीछा करता है। पनडुब्बी में ऊपर की ओर उभरे हुए इस हिस्से को सेल कहा जाता है। इसके आकार को समझने के लिए एक इंसान के शरीर से इसकी तुलना करके देखते हैं। जब पनडुब्बी सतह पर होती है तो नाविक या कमांडर सेल पर खड़े होकर 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये ऑप्टिकल मस्तूल है जो पनडुब्बी को पानी के नीचे रहते हुए सतह के ऊपर देखने, लक्ष्य पहचानने, दूरी मापने, फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करने, थर्मल इमेज देखने में मदद करता है। ये कम्युनिकेशन मस्तूल है जो डेटा को भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। इसकी मदद से सैटेलाइट कम्युनिकेशन किया जाता है जो लंबी दूरी से कमांड रिसीव करने और ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार होता है। कम्युनिकेशन मस्तूल के द्वारा जो डेटा भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है उसमें मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन होता है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि दुश्मन को आपकी लोकेशन का पता चल जाए और वो आपके सीक्रेट डेटा को पढ़ ले। पनडुब्बी के बीच वाले हिस्से में ठीक सेल के नीचे पहली मंजिल पर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेक्शन होता है। यहीं से पनडुब्बी को नेविगेट किया जाता है और हथियारों को दागा जाता है। बीच वाली मंजिल पर नाविकों के लिए सोने की जगह, खाने के लिए मैस एरिया और मीटिंग रूम आदि होते हैं। नीचे वाली मंजिल पर स्टोरेज एरिया होता है। इस पनडुब्बी में 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मौजूद हैं जिनसे बैलिस्टिक मिसाइलों को सीधे पानी के अंदर से दागा जा सकता है। इन ट्यूब्स के अंदर प्रत्येक में एक K4 मिसाइल रखी जा सकती है, यानी कुल 4 मिसाइल, या फिर प्रत्येक ट्यूब के अंदर 3 K15 सारिका मिसाइल रखी जा सकती है, यानी कुल 12 मिसाइल। दोनों मिसाइलों को एक साथ नहीं रख सकते। अब समझते हैं कि K4 और K15 सारिका मिसाइल में क्या अंतर है। ये दोनों ही मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए बनाई गई हैं। K15 सागरिका मिसाइल की रेंज लगभग 700 से 750 किलोमीटर है, जबकि K4 मिसाइल की रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे इस पनडुब्बी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में कि आखिर इसे परमाणु पनडुब्बी क्यों कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर फिजिक्स का एक जटिल विषय है, लेकिन हम इसे बेहद सरल एनिमेशन में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है, न्यूक्लियर रिएक्टर के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है ईंधन। न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। दूसरा है मॉडरेटर और तीसरा है कंट्रोल रॉड। आइए देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होता है, वह छोटे स्तर पर हमेशा चालू रहता है। तो जब न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू करना होता है तो इन कंट्रोल रॉड को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। जब कंट्रोल रॉड को बाहर निकाला जाता है तो होता यह है कि रिएक्टर में पहले से मौजूद न्यूट्रॉन इस यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस से आकर टकराता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन के कारण यूरेनियम एटम का न्यूक्लियस टूटता है, जिससे कुछ ऊर्जा के साथ साथ 2 या 3 नए न्यूट्रॉन का जन्म होता है और इस प्रकार से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। अब बारी आती है मॉडरेटर की कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या काम होता है। सरल शब्दों में कहें तो मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक, जो किसी रिएक्शन को धीमा करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में पानी का उपयोग किया जाता है। अब बारी आती है कंट्रोल रॉड की। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन को कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। ये कंट्रोल रॉड बोरॉन कार्बाइड की बनी होती हैं ज्यादातर रिएक्टर में। कंट्रोल रॉड रिएक्टर में मौजूद एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को सोख लेती हैं, जिससे चेन रिएक्शन कंट्रोल में रहता है। जब रिएक्शन को बढ़ाना होता है तब इन रॉड को बाहर निकाला जाता है और रिएक्शन को धीमा करने के लिए रॉड को अंदर डाला जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से कैसे प्रोपेलर को घुमाया जाता है। स्टेप नंबर 1, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पानी को 300 से 325 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। पानी को भाप बनने से रोकने के लिए
न्यूक्लियर रिएक्टर में हाई प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। स्टेप नंबर 2, इस हाई प्रेशर वाले पानी को एक पंप की मदद से स्टीम जनरेटर टैंक में भेजा जाता है। स्टेप नंबर 3, जब हाई प्रेशर वाला पानी इस स्टीम जनरेटर टैंक से होकर गुजरता है तो इस टैंक का पानी भाप में बदल जाता है। स्टेप नंबर 4, भाप में बदला हुआ पानी इन विशाल टरबाइन को बहुत तेज आरपीएम पर घुमाता है। स्टेप नंबर 5, टरबाइन के पीछे गियर और क्लच होता है जिसकी मदद से प्रोपेलर की आरपीएम को कंट्रोल किया जाता है। क्लच के ठीक पीछे एक लंबी शाफ्ट होती है जो सीधी प्रोपेलर से जुड़ी होती है। इस प्रकार से यह प्रोपेलर घूमता है जिससे यह पनडुब्बी पानी के नीचे 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल पाती है। स्टेप नंबर 6, टरबाइन से निकलने वाली भाप एक कंडेंसर से होकर गुजरती है जहां इसे दोबारा पानी में बदल दिया जाता है और एक पंप की सहायता से इस पानी को दोबारा स्टीम जनरेटर टैंक में लाकर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे यह पनडुब्बी बिना रिफ्यूलिंग के 20 से 25 साल लगातार चल सकती है। पनडुब्बी के समुद्र की गहराई में उतरने का राज छिपा है एक खास टेक्नोलॉजी में जिसे बैलास्ट टैंक सिस्टम कहा जाता है। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। पनडुब्बी में दोनों ओर बड़े बड़े पानी के टैंक होते हैं और कुछ छोटे टैंक बीच में भी होते हैं। जब पनडुब्बी पानी की सतह पर होती है तो इनमें हवा भरी होती है। पनडुब्बी को पानी में डुबाने के लिए बैलास्ट टैंक से हवा को निकालकर पानी भर दिया जाता है जिससे पनडुब्बी का वजन बढ़ता है और पनडुब्बी पानी में डूबने लगती है जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। पनडुब्बी को पानी की सतह पर वापस लाने के लिए बैलास्ट टैंक के अंदर से पानी को निकालकर हवा भर दी जाती है जिससे पनडुब्बी का वजन हल्का होता है और पनडुब्बी सतह की ओर ऊपर आने लगती है। अभी हमने देखा कि पनडुब्बी समुद्र की गहराई में कैसे जाती है, लेकिन सवाल यह है कि पनडुब्बी पानी के अंदर अपनी दिशा कैसे बदलती है। पनडुब्बी के पीछे टेल सेक्शन में रडर लगा होता है। जब इनको दाएं बाएं घुमाया जाता है तो पनडुब्बी अपनी दिशा बदलती है। पनडुब्बी के आगे 2 हॉरिजॉन्टल फिन्स लगे होते हैं। जब इनको घुमाया जाता है तो ये पनडुब्बी को पानी में ऊपर जाने और नीचे जाने में मदद करते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत की समुद्री शक्ति विश्व में कौन से स्थान पर होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।